All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. Within last lecture, we have completed with one TPS, that is traditional transaction processing system, जिसके अंदर हमें 3 different systems देखनी है, that is order processing system, purchasing system and accounting system. और उसमें से हमने already परचेजिंग सिस्टम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था. Now within this lecture we will start with order processing system. Again I repeat, within this lecture we will start with order processing system. It is 4.4.1 of your syllabus, right? हमने परचेजिंग सिस्टम में हमारे ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर वो दोनों के बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, दोनों के पास अगर टीपीएस होती है तो वो दोनों टीपीएस दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो देखा था. मीन्स दैट वाज बिटवीन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सप्लायर एंड दैट सिस्टम वाज परचेजिंग सिस्टम. नाउ दिस सिस्टम इज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम. मतलब कस्टमर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हम उन्हें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे या फिर वो गुड्स डिलीवर करेंगे, सर्विस सर्व करेंगे, उसके लिए ये ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होती है, राइट? सो द टॉपिक इज 4.4.1 ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, कि जहां पे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर वो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, राइट, वो हमें ये पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर देखना है, राइट? ओके. सो विद इन दिस सिस्टम कौन कौन सी दूसरी सब सिस्टम्स हम इंक्लूड करेंगे? ऑब्वियसली ऑर्डर एंट्री सिस्टम, सेकंड इज सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, थर्ड इज शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम, फोर्थ इज शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम, fifth is inventory control system, sixth is invoicing system, seventh is customer relationship management system, and eighth is routing and scheduling system, right? So these are 8 different subsystems के जो हमें ये order processing system में consider करना है, right? And that you are able to see within this diagram, right? सो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल में कस्टमर लिखा है, राइट? सो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा. अब वो ऑर्डर कोई भी टर्म्स में हो सकता है, टेलीफोनिक ऑर्डर हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड करके ऑर्डर हो सकता है या फिर इंटरनेट से भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है या फिर वो मेल भी कर सकता है. मीन्स either in person form or in electronic form customer क्या करेगा? obviously customer will place the order. वो ऑर्डर हमारी ऑर्डर एंट्री सिस्टम थ्रू हमारी टीपीएस के अंदर कैप्चर होगा. आफ्टर दैट हमारी सिस्टम के अंदर अगर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, राइट, तो सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का यूज करके ये डिपिक होगा, ये डिटरमाइन होगा कि हम ये ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली उसके रिलेटेड इन्वेंट्री स्टेटस भी चाहिए, राइट? सो वो इन्वेंट्री स्टेटस हमें ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से मिल जाएगा. सो इन्वेंट्री स्टेटस के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि हम ये ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं या फिर हमें बैक ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा या फिर हमें कोई सब्स्टिट्यूट आइटम उन्हें सजेस्ट करनी है. अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर फाइनल होगा. सो जो ऑर्डर फाइनल होता है वो शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम टू प्लानिंग सिस्टम को भेजा जाएगा, राइट? ये शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑब्वियसली एज द नेम सेज वो प्लान बना के देगा कि हम किस हिसाब से हमारा ऑर्डर ये शिप कर सकते हैं, राइट? एंड अलोंग विद दैट वो एक पिक लिस्ट भी बनाएगा. पिक लिस्ट का मीनिंग ये होता है कि इन्वेंट्री में से कौन कौन सी प्रोडक्ट को पिक करना है ये पर्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए. सो वो पिक लिस्ट किसे भेजेगा? ऑब्वियसली शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम को भेजेगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू द शिपमेंट प्लानिंग उसे एग्जीक्यूट भी करना है. सो वो एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होती है वो इन्वेंट्री में से लेनी पड़ेगी
राइट, उसे पैकेजिंग करना पड़ेगा और पैकेजिंग करने के बाद हम वो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे। एंड अलोंग विद दैट, राइट, हम जो ऑर्डर शिप करेंगे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इनवॉइसिंग सिस्टम को भी भेजेंगे, राइट। अब ये इनवॉइसिंग सिस्टम क्या होगी? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर शिप वो इनवॉइस जनरेट करके कस्टमर को सेंड कर देगी, राइट। नाउ दिस शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम जो है, राइट, उसने जो प्लान बनाया है, अकॉर्डिंग टू दैट routing system will decide the best route. Again, I repeat, routing system will decide the best route, right? And according to that route, वो पर्टिकुलर रूट किसे भेजेगा? शेड्यूलिंग सिस्टम को भेजेगा। शेड्यूलिंग सिस्टम क्या तय करेगा? ऑब्वियसली शेड्यूलिंग सिस्टम विल डिसाइड द शेड्यूल कि कौन सी डेट को, कौन से टाइम को हम ये ऑर्डर को शिप करेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज होल ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम कि जिसके अंदर 8 डिफरेंट सब सिस्टम्स है, राइट। एंड वन बाय वन हमें सारी सब सिस्टम्स को डिटेल में देखना है कि अगर हम ये सब सिस्टम का यूज करेंगे तो उससे हमें क्या एडवांटेजेस होगा, ये सब सिस्टम्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज हमें ये ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम की सब सिस्टम्स के रिलेटेड देखनी है, राइट। ओके, from that first is obviously order entry system. As the name says, ये order entry system क्या करेगा? जो भी कस्टमर ऑर्डर रिलेटेड कस्टमर के ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए जो बेसिक डेटा है उसे कैप्चर करने का काम कौन करेगा? ऑर्डर एंट्री सिस्टम करेगा। अब ये ऑर्डर एंट्री सिस्टम के अंदर ऑर्डर कैसे आएंगे? फर्स्ट मेल थ्रू आ सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक ऑर्डर भी आ सकते हैं, या फिर जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है वो ऑर्डर गैदर भी कर सकते हैं, या फिर EDI थ्रू भी ऑर्डर आ सकते हैं। EDI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेटा भी हमारे TPS के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं, ऑब्वियसली ओवर द नेटवर्क, राइट। एंड अनदर, दूसरी कौन से वे से ऑर्डर आ सकते हैं? अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर, राइट, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने डेटा एंट्री फॉर्म बनाया है, राइट, सो वो डेटा एंट्री फॉर्म का यूज करके भी कस्टमर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट वेज कि कैसे ये ऑर्डर प्लेस होगा, एंड वो ऑर्डर प्लेस करने के बाद कैसे हमारी सिस्टम के अंदर वो ऑर्डर एंट्री होगी, राइट। सो कैसे कैसे? मेल थ्रू आ सकते हैं, टेलीफोनिक ऑर्डर आ सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन पर्सन भी उसे गैदर कर सकते हैं, EDI थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है उसके ऊपर डेटा एंट्री फॉर्म होता है, सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कस्टमर डायरेक्टली उसके अंदर भी ऑर्डर फिल कर सकते हैं, राइट। So students, these are the different ways कि कैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेंगे। Now, according to that, यहाँ पे एक DFD बनाया गया है, right? This DFD is related to order entry system. Again, I repeat, this DFD is related to order entry system. Now, ये कैसे वर्क करेगा? ये जो आप यहाँ पे ये बड़े रेक्टेंगल्स देख रहे हो, राइट, दे आर द प्रोसेसेस कि जो हम हमारे DFD के अंदर सर्कल में रिप्रेजेंट करते थे, बबल में रिप्रेजेंट करते थे, राइट। सो विद इन दिस DFD देयर आर 4 प्रोसेसेस, राइट। यहाँ पे आप ये छोटा सा रेक्टेंगल देख रहे हो, दैट इज D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6। These are the data store कि जो हम हमारे DFD के अंदर पैरेलल लाइंस में रिप्रेजेंट करते थे, राइट। एंड अलोंग विद दैट आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर देख रहे हो, दैट इज द एंटिटी, दैट इज द यूजर, जो कस्टमर है, राइट। सो दिस इज द DFD फॉर ऑर्डर एंट्री सिस्टम। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम की नहीं है, अगेन आई रिपीट, दिस इज द DFD फॉर ऑर्डर एंट्री सिस्टम। जो ये फर्स्ट सब सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं उसका DFD है, राइट। ओके, नाउ कैसे ये वर्क करेगा? कस्टमर विल प्लेस द ऑर्डर, राइट। सो ये ऑर्डर
पहली प्रोसेस के अंदर आएगा। फर्स्ट प्रोसेस क्या करेगी? इट विल कलेक्ट ऑर्डर इंफॉर्मेशन। अगेन आई रिपीट, इट विल जस्ट कलेक्ट ऑर्डर इंफॉर्मेशन। अभी तक तय नहीं हुआ है कि ये ऑर्डर फुलफिल होगा कि नहीं होगा, राइट? सो ये फर्स्ट प्रोसेस है कि जो ऑर्डर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। आफ्टर दैट वो ऑर्डर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सेकेंड प्रोसेस के पास जाएगी। ये सेकेंड प्रोसेस क्या करेगा? सेकेंड प्रोसेस विल वेरीफाई प्रोडक्ट नंबर एंड स्टॉक ऑन हैंड। जिस हिसाब से ऑर्डर प्लेस हुआ है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे हाथ पे है कि नहीं है, ये सेकेंड प्रोसेस वो चेक करेगा। अब ये चेक करने के लिए इट विल यूज टू डेटा स्टोर। फर्स्ट इन्वेंट्री डेटा स्टोर एंड सेकेंड प्रोडक्ट एंड प्राइस डेटा स्टोर। ये दो डेटा स्टोर है वो ये सेकेंड प्रोसेस यूज करेगा। एंड आफ्टर दैट इट विल डिटरमाइन कि स्टॉक ऑन हैंड है कि नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड है तो उस हिसाब से ऑर्डर की इंफॉर्मेशन ये थर्ड प्रोसेस के पास जाएगी कि जिसके अंदर कस्टमर के पास सफिशिएंट क्रेडिट है कि नहीं है वो चेक होगा। मीन्स इट विल ऑथोराइज द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। ये थर्ड प्रोसेस वो करेगा। अगर ये सेकेंड प्रोसेस ये डिटरमाइन करता है कि हमारे पास उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है तो वो बैक ऑर्डर जनरेट करेगा, राइट? ये बैक ऑर्डर जनरेट करेगा तो ये फोर्थ प्रोसेस के पास जाएगा कि जो कस्टमर को नोटिफाई करेगा, राइट, फॉर द बैक ऑर्डर। बैक ऑर्डर का मीनिंग ये है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है, हम ये ऑर्डर को बाद में फुलफिल करेंगे, दैट इज बैक ऑर्डर। और अकॉर्डिंग टू दैट ये बैक ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कस्टमर को एज अ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अलोंग विद दैट रिजेक्टेड ऑर्डर का जो डेटा स्टोर है उसके अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी एंड बैक ऑर्डर का जो डेटा स्टोर है उसके अंदर भी उसकी एंट्री हो जाएगी, राइट? अब ये जो अगर कस्टमर का क्रेडिट यहाँ पे ऑथोराइज होता है, सो ये जो ऑथोराइज हुआ है उसके ऊपर से तय होगा कि हम कस्टमर को ये ऑर्डर क्रेडिट पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली कस्टमर तुरंत तो पेमेंट नहीं करेगा, तो हमें उसे क्रेडिट पे देना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस ये चेक करेगा कि हम हमारे कस्टमर के पास उतनी क्रेडिट है कि हम उसे ये ऑर्डर क्रेडिट पे दे सके। अगर है तो दैट विल बिकम ओपन ऑर्डर, और ओपन ऑर्डर की एंट्री ये न्यू ऑर्डर जो डेटा स्टोर है उसके अंदर जाएगी। और ये कैसे वेरीफाई होगा कि कस्टमर के पास उतनी क्रेडिट है कि नहीं है? विद द हेल्प ऑफ दिस कस्टमर पेमेंट हिस्ट्री डेटा स्टोर। कस्टमर के पेमेंट रिलेटेड जो हम हिस्ट्री मेंटेन करेंगे उसके ऊपर से पता चल जाएगा कस्टमर के क्रेडिट का स्टेटस। सो हम तय कर पाएंगे कि कस्टमर के पास उतनी क्रेडिट है कि नहीं है। सो है तो वो ऑर्डर ओपन ऑर्डर बन जाएगा और न्यू ऑर्डर डेटा स्टोर के अंदर एंट्री आ जाएगी। और अगर नहीं है तो हम वो ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे। सो वो यहाँ पे फिर से नोटिफाई कस्टमर प्रोसेस में वो रिजेक्शन रिलेटेड मैसेज आ जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर को नोटिफाई हो जाएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ डीएफडी फॉर ऑर्डर एंट्री सिस्टम कि हम किस हिसाब से जो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके ऊपर से सारी चीज वेरीफाई करके हम डिसाइड करेंगे whether we will accept this order or not, right? Okay. So अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है कि जो मोस्ट ऑफ ये डायरेक्ट रिटेलर्स नाउअडेज यूज करते हैं, राइट, उसके अंदर इन्वेंट्री आइटम रिलेटेड स्टेटस मेंटेन होता है, राइट? नाउ व्हाट इज दिस इन्वेंट्री आइटम स्टेटस? इट इज नोन एज स्टॉक कीपिंग यूनिट या फिर SKU उसे कहते हैं, राइट? कि जिसके ऊपर से पता चलेगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है कि नहीं है। So, according to the order placed with the help of online order processing system, right, SKU में चेक होगा कि हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से सफिशिएंट फिनिश प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर हमारे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है, मतलब सफिशिएंट आइटम्स नहीं है, सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है कि जिससे हम ऑर्डर फिल कर सके, तो हम मे बी पॉसिबल हम सब्स्टिट्यूट आइटम सजेस्ट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट आइटम मतलब वो सेम आइटम नहीं लेकिन उसके जैसी दूसरी कोई आइटम हम सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम वो सजेस्ट नहीं कर सकते
तो हम बैक ऑर्डर जनरेट करेंगे। बैक ऑर्डर का मीनिंग ये होता है कि दिस ऑर्डर विल बी फिल्ड लेटर ऑन। जब हमारे पास ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आ जाएगी, राइट, सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाएगी, तब हम ये ऑर्डर फुलफिल करेंगे, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी है कि नहीं है। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स ऐसी भी होती है स्टूडेंट्स कि जब ऑर्डर टेकर मतलब जो पर्सन या फिर जो सिस्टम कस्टमर के पास ऑर्डर लेती है, दैट इज नोन एज ऑर्डर टेकर्स, राइट। सो जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसी होती है कि उन्हें रिलेटेड आइटम सजेस्ट करते हैं, राइट। रिलेटेड आइटम सजेस्ट करते हैं, मे बी पॉसिबल कि उन्हें प्रमोट करनी है अपनी नई आइटम, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज एड ऑन टू द सेल्स, राइट। उस हिसाब से ये ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम ऑर्डर टेकर्स को रिलेटेड आइटम्स भी सजेस्ट कर सकती है, ताकि वो कस्टमर को वो आइटम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। नेक्स्ट, order takers can also review the customer payment history. Obviously customer की payment history related जो हमारे पास data है in our accounts receivable system, because customer जो pay करेगा वो हमारे accounts receivable system में उसकी information होगी, right? So account receivable system में से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री क्या है, वो ऑन टाइम हमें पेमेंट करता है कि नहीं करता है। अगर वो ऑन टाइम हमें पेमेंट करता है, देन व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली वी कैन एक्सटेंड द क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर, राइट। हम उसकी क्रेडिट को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर वो पेमेंट अच्छी तरह से नहीं करता है, देन वी विल रिजेक्ट दिस ऑर्डर। ये सारी चीज, ये इतने सारे टास्क करने के बाद हम ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे कि दैट वेदर वी विल एक्सेप्ट दिस ऑर्डर, रिजेक्ट दिस ऑर्डर, और द ऑर्डर विल बी बैक ऑर्डर, राइट। एक बार सिस्टम के अंदर ऑर्डर रिलेटेड एंट्री हो जाती है, मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड दैट ऑर्डर, एंड नाउ दैट ऑर्डर विल बिकम एन ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर कि हमने वो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर दिया है, एंड वी विल फुलफिल दैट ऑर्डर। So that order is known as open order, right? And उसी के ऊपर से डेली सेल्स जर्नल भी जनरेट होता है कि डेली हमने कितना सेल किया है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज ये जो ऑर्डर एंट्री टीपीएस होती है, उसके अंदर ईडीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ईडीआई जो मैंने पहले भी उसका फुल फॉर्म आपको बताया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नाउ स्टूडेंट्स, नाउअडेज ये ईडीआई का यूज करके बहुत ही इजी मैनर में, बहुत ही स्मूथ मैनर में ये ऑर्डर एंट्री प्रोसेस फुलफिल होती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो भी कस्टमर होता है या फिर जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है होती है, वो डायरेक्टली खुद के परचेजिंग टीपीएस में से हमारे ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस में डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बीच में कोई पर्सन की जरूरत नहीं होती है। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस ईडीआई, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो हम डेटा एक्सचेंज करते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी भी सिस्टम्स यूज करती है कि खुद की परचेजिंग सिस्टम में से, खुद की टीपीएस में से जो सप्लायर की टीपीएस होती है, सप्लायर की ऑर्डर प्रोसेसिंग टीपीएस होती है, वहां पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, राइट। और अगर हम इस हिसाब से ऑर्डर प्रोसेस करने लगे, देन इट विल बी वेरी इजी। हम कभी भी, कोई भी टाइम पे, डे नाइट, कभी भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। And once the order is placed, obviously it is, everything is automatically, right? So once order is placed, और अगर वो order open order बन जाता है, या फिर मे बी रिजेक्ट होता है, या फिर बैक ऑर्डर जनरेट होता है, तो डायरेक्टली इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन क्लाइंट को मिल जाता है, राइट। सो कस्टमर विल एबल टू नो कि उसके ऑर्डर का स्टेटस क्या है with the help of this order entry TPS या फिर order entry system, right? So that is first subsystem of order processing system, that is order entry system, right? Okay, means order entry system ने अपना टास्क पूरा कर दिया है,
उसके पास ओपन ऑर्डर मिल गया है, राइट? ओके, अब काम आता है सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, राइट? अब कौन एक्शन में आएगा? सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम विच इज द सेकंड सब सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, वो अब एक्शन में आएगा। ये क्या करेगी? ये सिस्टम क्या करेगी? फर्स्ट कि वो तो पहले इंश्योर करेगा कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ऑर्डर हमारे पास सफिशिएंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी है कि नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टास्क के सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का कौन सा है, राइट? बट along with that सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बहुत सारे दूसरे टास्क भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को ये भी कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कस्टमर कंप्यूटर प्रिंटर परचेस करता है तो उसके साथ साथ कौन सा केबल उसे देना है, कौन सा लैन कार्ड उसे देना है, राइट? ये सारी चीज भी ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम उसे याद करवाएगा कि भैया अगर ये कस्टमर ने कंप्यूटर प्रिंटर परचेस किया है तो उसके साथ साथ ये प्रिंटर के साथ आपको ये केबल उसे देना है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको उसे ये लैन कार्ड देना है। बिकॉज मे बी पॉसिबल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गलत केबल दे दे या फिर लैन कार्ड देना भूल जाए, राइट? सो यहाँ पे भी ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम हमें काम लगेगा। सेकेंड, sales configuration program can also suggest optional equipments, right? For example, अगर कोई कस्टमर पामटॉप कंप्यूटर परचेज करता है हमारे पास से, राइट? सो उसके साथ साथ जो उसके ऑप्शनल इक्विपमेंट्स होते हैं कि जो सब बाय करेंगे भी या फिर नहीं भी करेंगे, राइट? ऐसे जो ऑप्शनल इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसका जो एडेप्टर होता है, उसके साथ बैकअप सॉफ्टवेयर भी होता है, उसके केबल्स भी होते हैं, मॉडेम भी होता है कि जिसका यूज करके हमारा ये पामटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। दीज आर ऑप्शनल इक्विपमेंट्स। अगर ये इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो पामटॉप वर्क करना बंद नहीं कर देगा, राइट? सो ऐसे इक्विपमेंट्स ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम सजेस्ट करता है ताकि अगर कोई पामटॉप कंप्यूटर परचेस करने के लिए आए तो हम उसे ये भी सेल कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, दूसरा काम क्या है सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम का? सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम कैन आल्सो सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स, राइट? कस्टमर जो क्वेश्चंस पूछता है उसे वो आंसर भी दे सकता है। then this is also the task of sales configuration program. For example, ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम हमें ये डिटरमाइन करने के लिए काम लग सकता है कि अगर जो हमने रोबोट परचेज किया है, राइट? रोबोट जो बनाया है एक मैन्युफैक्चरर ने, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, क्या हम वो दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास से परचेज कर सकते हैं, राइट? ऐसी क्वेरीज अगर कोई कस्टमर पूछता है तो उसे सॉल्व करने के लिए भी हम ये सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, we can say that sales configuration program will eliminate mistakes, right? वो mistakes reduce कर देगा। Second, cost reduce करेगा, right? Third, हमारा revenue भी increase करेगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया वो ऑप्शनल इक्विपमेंट सजेस्ट करता है, कस्टमर को हम कुछ देना ना भूल जाए वो भी वो तय करता है, मतलब वो डिटरमाइन करता है, हमारे कस्टमर के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट? सो दिस सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम या फिर सेल्स कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर हम पूरा सम अप करें देन वी कैन से दैट इट विल एलिमिनेट मिस्टेक्स, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज अवर रेवेन्यू, right? So students, this is all about sales configuration system, which is the second subsystem of order processing system. Okay, ऑर्डर ले लिया, सेल्स कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम ने सारी चीज चेक भी कर ली। अब आएगा ऑब्वियसली शिपमेंट प्लानिंग, राइट? सो उसके रिलेटेड शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम हमें हेल्प करेगी, विच इज द थर्ड सब सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम का वर्क क्या है? जो भी नया ऑर्डर हमने रिसीव किया है या फिर अभी तक जो ऑर्डर शिप नहीं हुआ है, राइट? वो ऑर्डर एंट्री सिस्टम से पास ऑन होगा शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम को। अगेन आई रिपीट, शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम कब वर्क करेगा?
जो नया ऑर्डर रिसीव हुआ है या फिर अभी तक जो ऑर्डर शिप नहीं हुआ है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डर एंट्री सिस्टम थ्रू हमारे शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम में आ जाएगी। अब शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम को तय करना है कि कौन सा ओपन ऑर्डर कब कौन से लोकेशन पे से उसे फिल करना है। अगेन आई रिपीट, शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम को तय करना है कि कौन सा ओपन ऑर्डर कब और कौन से लोकेशन पे से उसे शिप करना है, राइट? दिस इज टू बी डिटरमाइंड बाय शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, ये शिपमेंट प्लानिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। क्यों? अगर छोटी कंपनी होती है स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स नहीं भी हो सकते हैं, या फिर उसके पास जो कस्टमर्स होते हैं वो कम कस्टमर्स होते हैं, या फिर उसके पास जो ऑर्डर शिप करना है वो एक ही लोकेशन पे मे बी पॉसिबल ऑर्डर शिप करना होता है। बिकॉज इट इज अ स्मॉल कंपनी तो उसके पास उतने सारे ऑर्डर्स नहीं होंगे। मीन्स इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट टास्क फॉर स्मॉल कंपनी, राइट? लेकिन अगर हम लार्ज कंपनी की बात करें देन इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर लार्ज कंपनी, बिकॉज उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स होते हैं, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, एंड हमेशा उनके पास इन्वेंट्री लिमिटेड ही होती है, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट जो लोकेशन है कि जहां पे ये शिपमेंट करना है वो लोकेशंस भी बहुत सारी होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ इट इज अ लार्ज ग्लोबल कॉर्पोरेशन तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी उसकी ब्रांचेस हो सकती है। सो कौन से लोकेशन पे से हम ये ऑर्डर को शिप करेंगे, कैसे जाएगा ये ऑर्डर, ये सारा प्लानिंग करने का काम ये शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम हमें करके देगा, राइट? इन शॉर्ट, ये शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम क्या करेगा? इट विल मिनिमाइज शिपिंग एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट। अगेन आई रिपीट, वो क्या करेगा? इट विल मिनिमाइज शिपिंग एंड वेयरहाउसिंग कॉस्ट, एंड उसके साथ साथ वो ये भी याद रखे, मतलब हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करके देगा कि कस्टमर को जो हमने डिलीवरी डेट दी है वो भी हम मिस ना कर दे। मीन्स ऑन शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम, राइट? वो जो ऑर्डर है वो शिप होके कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, right? So that is the task of shipment planning system. And shipment planning system में से जो आउटपुट आता है, obviously आउटपुट क्या होगा? प्लान होगा, right? वो प्लान के अंदर क्या दिखाया गया होगा कि कहां से वो ऑर्डर लिया जाएगा, right? वो शिपिंग का शेड्यूल क्या होगा और कौन से कैरियर का यूज करके कौन से डेट एंड टाइम पे ये ऑर्डर शिप होगा, ये पूरा प्लान will be the output of shipment planning system. Obviously, as the name says, उसे shipment related planning ही करना है, तो उसका आउटपुट प्लान ही होगा। लेकिन वो प्लान के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी होगी कि कहां से वो ऑर्डर लिया जाएगा, मीन्स कहां से वो ऑर्डर फिल किया जाएगा, उसका शेड्यूल, दैट इज स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, एंड अलोंग विद दैट कौन से कैरियर का यूज करके ये ऑर्डर शिप होगा। ये सारी प्लानिंग रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आएगी that will become the output of shipment planning system, and along with that it will also prepare the picking list. Picking list का मीनिंग कि वेयरहाउस में से, इन्वेंट्री में से ये पर्टिकुलर ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगेन आई रिपीट, ये सिस्टम पिकिंग लिस्ट भी जनरेट करेगा। पिकिंग लिस्ट का मीनिंग क्या होगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वेयरहाउस में से कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी, दैट इज पिकिंग लिस्ट, राइट? एंड this picking list can be on paper or it can be electronically transmitted, it depends, right? लेकिन ये picking list will also be the output of shipment planning system, right? Okay. Next is shipment execution system. अब प्लानिंग तो हो चुकी है तो ऑब्वियसली उसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, राइट? सो शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम क्या करेगा? इट विल कोऑर्डिनेट द आउटफ्लो ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स।
Again, I repeat, it will coordinate the outflow of all the products and goods. मतलब according to the customer order, right? कस्टमर ने जिस हिसाब से ऑर्डर प्लेस किया है उस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो भी प्रोडक्ट्स जो भी गुड्स जाएंगे उसको कोऑर्डिनेट करने का काम शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम का रहेगा ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को ऑन टाइम मिल सके, राइट? एंड यहाँ पे शिपिंग डिपार्टमेंट वर्क करेगा। शिपिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर वो सारी प्रोडक्ट्स को फिजिकली पैक करके उसे फिजिकली डिलीवर करने का काम दैट इज शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम का रहेगा और जहां पे शिपिंग डिपार्टमेंट वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली डिलीवर करना है, फिजिकल गुड डिलीवर करना है तो मे बी पॉसिबल कि हम मेल सर्विस का यूज कर सकते हैं, ट्रक का यूज कर सकते हैं, रेलवे सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, उस हिसाब से कहाँ पे डिलीवर करना है, उस हिसाब से हम वो सर्विस का यूज करके डिलीवरी कर सकते हैं। एंड ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट देनी है? तो ऑब्वियसली जो शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम ने जो पिकिंग लिस्ट बनाया था, ये पिकिंग लिस्ट मिलेगा शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम को एंड उसके ऊपर से वो ऑर्डर को पैकेज करेगा एंड डिलीवर करेगा, राइट? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे बी पॉसिबल वंस इन अ ब्लू मून, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट कि हमेशा ऐसा होगा। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर स्पेसिफाइड मे बी पॉसिबल कि हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट पे, राइट? सो ऐसा क्यों होगा? ऑब्वियसली वन रीजन कैन बी आउट ऑफ स्टॉक। हमारे वेयरहाउस के अंदर वो पर्टिकुलर आइटम की उतनी क्वांटिटी नहीं है कि हम कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर सके। लास्ट मोमेंट पे हमें ऐसा पता चलता है कि ओके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हमने गलत कैलकुलेट की थी, राइट? सो हमने वहां पे वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, राइट? तो हम मे बी पॉसिबल लास्ट मोमेंट पे हम वो कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल नहीं कर सकते, बट ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा शॉर्टेज आ जाता है एंड दिस शॉर्टेज कैन बी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, कि जिस हिसाब से हमने प्रोडक्शन को शेड्यूल किया था उस हिसाब से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर नहीं हुई है, मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, राइट? सो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जिस हिसाब से हमने प्रोडक्शन तय किया था नहीं हुआ तो आइटम्स की शॉर्टेज हो गई। सो एट दैट मोमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा ही हम शिप नहीं करेंगे, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उतनी क्वांटिटी हम अभी शिप कर देते हैं, बाकी का हम बैक ऑर्डर जनरेट कर देते हैं, राइट? मतलब पूरी क्वांटिटी हमने शिप नहीं की है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने 1000 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, उसके उसके अंदर से हमारे पास 800 है तो हम अभी 800 शिप कर देते हैं, 200 का बैक ऑर्डर जनरेट कर देंगे, या फिर जो 200 क्वांटिटी बचती है उसके रिलेटेड हम सब्स्टिट्यूट अनदर आइटम भी सजेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह से वर्क करती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी डिसाइडेड, राइट? And by the end of this shipment execution system processing cycle, right, shipped order transaction generate होता है। मतलब शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम का आउटपुट क्या होगा? शिप्ड ऑर्डर ट्रांजैक्शन के जो इनवॉइसिंग सिस्टम को दिया जाएगा ताकि वो इनवॉइस बना सके कि शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम ने कौन सा ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का फुलफिल किया है, राइट? सो दैट इज शिप्ड ऑर्डर ट्रांजैक्शन को जो इनवॉइसिंग सिस्टम को दिया जाएगा, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम होती है वो पैकेजिंग डॉक्यूमेंट भी बनाती है, दैट इज पैकिंग डॉक्यूमेंट बनाती है एंड दिस पैकिंग डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज्ड विद इन दैट ऑर्डर ताकि कस्टमर को पता चले कि कौन सी आइटम शिप हुई है, कितना बैक ऑर्डर जनरेट हुआ है। इन शॉर्ट अगर कस्टमर को हमें ऑर्डर का एग्जैक्ट स्टेटस बताना है तो उसके रिलेटेड ये पैकिंग डॉक्यूमेंट विल वर्क,
एंड ये किसका आउटपुट है? शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम का ये आउटपुट है, राइट? मतलब शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम 2 आउटपुट जनरेट करेगा, एक तो शिप्ड ऑर्डर ट्रांजैक्शन के जो इनवॉइसिंग सिस्टम के पास जाएगा, एंड सेकंड इज पैकिंग डॉक्यूमेंट के जो कस्टमर को मिलेगा, राइट? ओके, नेक्स्ट सब सिस्टम इज ऑब्वियसली इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज उसी के ऊपर से हमें अपडेटेड इन्वेंट्री पता चलेगी, राइट? सो ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का क्या है? शिपमेंट एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर जितनी आइटम्स, राइट, वेयरहाउस में से ली गई है, जितनी आइटम्स वेयरहाउस में से पिक की गई है, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रांजैक्शन जनरेट होता है, ताकि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे। एंड ऑब्वियसली इफ इट इज कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, तो वहां पे तो सारे रिकॉर्ड्स अपडेटेड होंगे, ताकि एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड हमें पता चले। एट एनी गिवन डेट, एट एनी गिवन टाइम हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड होनी चाहिए ऑफ ईच स्टॉक कीपिंग यूनिट। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की एग्जैक्ट क्वांटिटी का स्टेटस क्या है हमारे हाथ पे, वो हमें पता होना चाहिए, तो ही हम अच्छी तरह से ऑर्डर ले सकते हैं एंड उसे फुलफिल भी कर सकते हैं, राइट? मीन्स स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसा कहे कि अगर ऑर्डर टेकर को इन्वेंट्री लेवल चेक करना है ताकि उसे पता चले कि मुझे ये ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट? सो एट दैट टाइम हमें ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम काम लगेगा। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ने सारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड करंट स्टेटस मेंटेन किया है, तो उसके ऊपर से हम तय कर पाएंगे कि हम ये ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट? मतलब इन्वेंट्री लेवल हमें पता चलेगा। एंड ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम विल प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स के जो आगे जाके हमें काम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट, राइट? अगर ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा कि जो भी इन्वेंट्री आइटम्स शिप हुई है ऑन सम स्पेसिफिक पीरियड, उसके ऊपर से उसका स्टॉक नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑन हैंड हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स के जो ऑर्डर हुआ था वो हो सकता है, बैक ऑर्डर के यूनिट्स भी हो सकते हैं, उसकी एवरेज कॉस्ट भी हो सकती है, राइट? मींस दीज आर द इंफॉर्मेशन के जो ये इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट हमें बताएगा। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टेटस है कि हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है, तो उसके ऊपर से हम कस्टमर्स के ऑर्डर ले सकते हैं, राइट? इन शॉर्ट वी कैन से कि हम ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का यूज करके, या फिर मोर प्रिसाइज ये जो इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट है उसका यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट, कि कौन सी इन्वेंट्री को कब हमें ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है, ताकि वो स्टॉक आउट ना हो जाए और हमें कोई भी ऑर्डर को बैक ऑर्डर बनाने की जरूरत ना पड़े, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हमें कहाँ पे काम लगेगा। एंड ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट के डेटा है, इट विल एक्ट एज एन इनपुट टू अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन आई रिपीट, ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का जो रिपोर्ट होगा, राइट, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का जो रिपोर्ट होगा, इट विल एक्ट एज एन इनपुट टू अनदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये वर्क कर सकता है, ऑपरेशन मैनेजर्स को ये काम लग सकता है, ताकि उन्हें पता चले कि कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, राइट? इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि सारी कंपनीज अपनी इन्वेंट्रीज को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, ताकि वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके, राइट? सो दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल सब सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो भी हम इन्वेंट्री के साथ कैश अटैच कर देते हैं, राइट, वो मिनिमाइज हो, राइट? हम इन्वेंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, जितना काम है उतना ही इन्वेस्टमेंट करें, एंड अलोंग विद दैट वी कैन ऑल्सो गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट,
अब वो नावाडेज रियल टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज करती है। कैसे? वो जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है सबके ऊपर बारकोड लगा देती है। जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट उनके वेयरहाउस में से बाहर जाती है, स्कैनर वो बारकोड रीड कर देता है एंड वहां पे एक टर्मिनल होता है जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। एंड अलोंग विद दैट वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करके सारे आइटम्स को ट्रैक भी किया जाता है। सो एट एनी टाइम उन्हें पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, कौन से डिपार्टमेंट में है, शिप हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। एंड ये जो इन्वेंट्री डेटा है, राइट, और हम ये जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का यूज करके जो ये इन्वेंट्री डेटा मेंटेन करते हैं, राइट, अगर वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्यूरेट मैनर में हमने वो मेंटेन किया है एंड हम उसका करंट स्टेटस बताते हैं, देन इट विल बी हेल्पफुल इन ऑर्डर एंट्री सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम एंड शिपमेंट प्लानिंग सिस्टम। सब जगह पे ये हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम यूज होगा अगर हमने वहां पे एक्यूरेट एंड करंट डेटा मेंटेन किया है तो, राइट। सो अब तक हमने जो स्टूडेंट्स बात की ना वो फिजिकल प्रोडक्ट की बात की, लेकिन इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम तो सर्विस सेक्टर में भी काम लगता है। सर्विस सेक्टर मतलब होटल्स है, एयरलाइंस है, कार रेंटल एजेंसीज है, इवन यूनिवर्सिटीज में भी ये काम लगता है। होटल्स में कैसे पता चलेगा इन्वेंट्री रिलेटेड? ऑब्वियसली होटल की इन्वेंट्री होती है रूम्स, तो रूम्स अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। रेंटल कार एजेंसी है तो उनको पता होना चाहिए कि उनके पास कौन से टाइम पे कौन सी टाइप की कार कितनी अवेलेबल है। अगर यूनिवर्सिटीज है तो उनके पास क्लासरूम्स है, वो कितने हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, राइट। सो जो सर्विस सेक्टर्स है वहां पे भी ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम हमें काम लगता है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री कंट्रोल सब सिस्टम, राइट, ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज इनवॉइसिंग सिस्टम। एज द नेम सेज, कस्टमर को हमें इनवॉइस जनरेट करके देना है अकॉर्डिंग टू द शिपमेंट एग्जीक्यूशन टीपीएस। अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि शिपमेंट एग्जीक्यूशन सिस्टम का आउटपुट होता है, राइट, कि जो शिप्ड ऑर्डर का ट्रांजैक्शन होता है कि जो इनवॉइसिंग सिस्टम को भेजा जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स रिसीव्ड फ्रॉम दिस शिपमेंट एग्जीक्यूशन टीपीएस, कस्टमर के इनवॉइसेस जनरेट होते हैं। And along with that, with the help of this invoicing system, हम follow up ले सकते हैं कि right now existing sales activities क्या है, because obviously जितने order ship हुए हैं ना वो सारी information invoicing system के पास आती है, because उसे invoice generate करना होता है, तो उसे तो सारी sales activities related पता होगा। नेक्स्ट, हम प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज इनवॉइसिंग सिस्टम को पता है कि ओके कौन से कस्टमर का कितना बाकी है बिकॉज उसने इनवॉइस जनरेट किए हैं। एंड अलोंग विद दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, राइट। सो यहाँ पे इनवॉइसिंग सिस्टम का भी मल्टीपल टास्क है। नाउ अगर हम इनवॉइसिंग प्रोग्राम की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन भी होना चाहिए। ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन मतलब उसके डिस्काउंट्स कैलकुलेट होने चाहिए, टैक्स कैलकुलेट होने चाहिए, अगर हम कोई अदर चार्जेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल शिपमेंट लेते हैं, राइट, सो वो सारी चीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जानी चाहिए। एंड अलोंग विद दैट नावाडेज हम सारी चीज कंप्यूटराइज सिस्टम में करते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम में तो डेटाबेसेस होंगी। डेटाबेस किसकी होंगी? कस्टमर की डेटाबेस होगी, इन्वेंट्री की डेटाबेस होगी। इन शॉर्ट, अगर इनवॉइसिंग सिस्टम को इनवॉइस जनरेट करना है तो उसे तो सिर्फ वो कस्टमर का नंबर चाहिए और कौन सी आइटम्स उसने ऑर्डर की है इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए। बिकॉज कस्टमर के नंबर पे से, कस्टमर के डेटाबेस में से वो कस्टमर रिलेटेड डेटा को फेच कर सकता है एंड आइटम्स जो ऑर्डर हुई है उसके ऊपर से इन्वेंट्री में से वो आइटम्स की इंफॉर्मेशन फेच कर सकता है एंड अलोंग विद दैट इट कैन जनरेट द इनवॉइस। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है एंड डेटाबेस आर अप टू द डेट तो हम ये बहुत ही आसानी से इनवॉइस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्या करना है, ये दोनों में से कस्टमर की और इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन फैच हो जाती है तो कस्टमर का फुल नेम एड्रेस पता चल जाएगा, कस्टमर का क्रेडिट कितना है,
उसका क्रेडिट रेटिंग पता चल जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर हमारा बहुत ही अच्छा कस्टमर है जो रेगुलरली हमारे पास से बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करता है, तो हम उसे उस हिसाब से डिस्काउंट देंगे, राइट। मे बी पॉसिबल के उसके पास से हम शिपमेंट नहीं लेंगे, राइट। सो वो सारी चीज ऑटोमेटिक डिटरमाइन होके कंप्यूटराइज सिस्टम में से इनवॉइस जनरेट हो जाता है, राइट। एंड अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो वहां पे ये इनवॉइसिंग विल बिकम समवॉट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? बिकॉज हमने सर्विस प्रोवाइड की है, जो हमने सर्विस रेंडर की है, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्लेस बाय द कस्टमर, ये मैच करना इज समवॉट डिफिकल्ट। बिकॉज वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि हम ये बता सके कि नहीं हमने यही प्रोडक्ट दिया था। मे बी पॉसिबल के कस्टमर हमारी सर्विस से सेटिस्फाई ना हो, राइट। सो वहां पे वो ऐसा भी कह सकता है कि मैंने जो सर्विस ऑर्डर की थी वो उस हिसाब से मुझे नहीं मिली है। तो वहां पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ जाती है इन जनरेटिंग द इनवॉइस। बट स्टूडेंट्स, अगर हमें अच्छी तरह से बिलिंग जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करना है, तो वहां पे सारे डेटा एक्यूरेट एंड कंप्लीट होने चाहिए, तो ही हम विदाउट एनी डिफिकल्टी बिल जनरेट कर सकते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। एल्स इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू जनरेट द इनवॉइस, राइट। So the invoicing system, which is subsystem of order processing system. Next is customer relationship management. Obviously, nowadays it has become very important to manage our organization's relationship with the customer, right? So अब तो ऑर्गेनाइजेशन CRM सिस्टम पूरी एक अलग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो लोग कस्टमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से मैनेज कर सके एंड बाय यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करने के बाद उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप जनरेट कर सके, ताकि वो पर्टिकुलर कस्टमर हमेशा हमारे ही प्रोडक्ट्स यूज करे, वो कस्टमर्स रॉयल कस्टमर्स बने, कस्टमर रिटेन रहे, चले ना जाए, राइट। सो दिस इज द गोल ऑफ CRM सिस्टम। कि CRM सिस्टम को क्या करना है, जो कस्टमर्स है उनको समझना है, उनकी नीड्स को समझना है, और लॉयल कस्टमर्स मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर कस्टमर्स, राइट, कि जो हमेशा हमारे ही पास से बाई करते हैं, उन्हें इंक्रीज करना है। एंड दैट इज द गोल ऑफ CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसीलिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है कि अब ये पूरी सिस्टम ही बाई कर लेते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से ये सारी चीज मेंटेन कर सके, राइट। एंड सिर्फ इतना काम नहीं है CRM सिस्टम का, CRM सिस्टम तो दूसरे सारे फंक्शंस भी इंटीग्रेट कर सकती है, CRM सिस्टम दूसरे सारे फंक्शंस ऑटोमेट भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल सेल्स रिलेटेड है, मार्केटिंग रिलेटेड है, सर्विस रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम CRM सिस्टम पे से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन से कस्टमर्स रहते हैं, और हम वहां पे कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेंगे तो हमें वहां से सेल्स ज्यादा मिलेगा। एंड दिस कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ CRM सिस्टम, राइट। सो वी कैन से कि CRM सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है कि कंपनी के जितने भी कॉन्टेक्ट्स है फ्रॉम ईच एंड एवरी चैनल, सारे कस्टमर्स के डेटा को कलेक्ट करना, उन्हें CRM सिस्टम में स्टोर करना, एंड आफ्टर दैट कस्टमर की एक्शंस को समझने का काम is the objective of CRM, because कस्टमर्स के एक्शन को समझने पर ही पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, राइट, एंड वो कौन सा ऑर्डर कब प्लेस कर सकता है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस CRM सॉफ्टवेयर, राइट। मीन्स वी कैन से कि CRM सॉफ्टवेयर हमें कहाँ पे हेल्प करेगा। इट विल हेल्प अस टू बिल्ड द डेटाबेस ऑफ द कस्टमर, कि जिसके ऊपर से हम रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि मैनेजमेंट को या फिर सेल्स पीपल को या फिर जो कस्टमर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो डिपार्टमेंट को, राइट, या फिर इवन कस्टमर खुद की इंफॉर्मेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जो फॉर एग्जांपल कस्टमर की नीड्स है
उन्हें अगर हमें कोई ऑफर्स देनी है या फिर उनकी कोई सर्विस ड्यू है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और कस्टमर ने हमारे पास से एएमसी लिया है, एएमसी मतलब एन्युअली हमें 4 सर्विस प्रोवाइड करनी है, राइट, उस हिसाब से एएमसी लिया है, तो हम वहां पे कस्टमर को ये रिमाइंड भी करवा सकते हैं कि आपकी सर्विस ये ड्यू हो गई है। मीन्स इन शॉर्ट हम कस्टमर के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे तो हम बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर के जो कस्टमर के रिलेटेड पूरी डेटाबेस अप टू डेट रखेगा, राइट। ओके, सो ये डायग्राम के अंदर मैंने वही चीज बताई है कि कस्टमर ऑब्वियसली प्रपोजल प्लेस कर सकता है, उसके उनके रिलेटेड सेल हो सकता है, या फिर वो कोई प्रॉब्लम उन्हें आया है या फिर उन्हें कोई सर्विस चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, राइट, या फिर उनके अदर कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज कहाँ पे काम लगेगी? कस्टमर इंटरेक्शन सिस्टम में काम लगेगी, बिकॉज कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उन्हें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए। सो उसके ऊपर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी प्रोडक्ट में कैसी क्वांटिटी हमें बनानी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये एरिया के जो कस्टमर्स है उन्हें कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, राइट। So this is just a simple overview of CRM, right? Okay. And the last subsystem is routing and scheduling, right? This is the last subsystem of order processing system. Obviously, routing and scheduling most of the time ये subsystem कहाँ पे ज्यादा काम लगेगी? जो कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के साथ रिलेशन है, राइट, अगेन आई रिपीट, जो कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के साथ रिलेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट को शिप करके, मतलब प्रोडक्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह के ऊपर वो डिलीवर करती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन या तो होलसेल ऑपरेशन में काम आती है या तो रिटेल ऑपरेशन में भी वो काम लग सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रकिंग फर्म है, मीन्स हम ट्रक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर हम गैस, दैट इज नेचुरल गैस या फिर ऑयल, पेट्रोल, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज कि कहाँ पे ये सबसे ज्यादा राउटिंग एंड शेड्यूलिंग सब सिस्टम काम लगेगा, राइट। ओके, सो व्हाट इज राउटिंग सिस्टम? Routing system will help us to determine the best way to get products from one location to another location. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर कोई प्रोडक्ट्स को सेंड करना है तो उसका बेस्ट वे क्या होगा वो ये राउटिंग सिस्टम तय करके हमें बताएगा। एंड शेड्यूलिंग सिस्टम क्या डिटरमाइन करेगा? शेड्यूलिंग सिस्टम विल डिटरमाइन द बेस्ट टाइम to pick that product and deliver that goods and services, right? Routing system route बताएगा and scheduling system best time बताएगा. That's why this routing and scheduling system are clubbed into one subsystem and that is known as routing and scheduling system, right? Obviously, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है ये सब सिस्टम का कि कैसे प्रॉफिटेबल लोड हम रिटर्न ट्रिप में रहे। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? फॉर एग्जांपल मुझे सूरत से मुंबई कोई चीज डिलीवर करनी है तो उसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, राइट, कि कहां से हम ले जाएंगे तो ये कम से कम डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे और हम हमारी गुड्स टाइम ऑन टाइम डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां से वहां गुड्स पहुंचाने हैं, लेकिन रिटर्न ट्रिप का क्या, राइट? रिटर्न ट्रिप में हम क्या करेंगे? फ्री मतलब वो ट्रक खाली आएगा? नो, हमें उस हिसाब से प्लानिंग करना है कि एक ट्रिप में ही सूरत से मुंबई अगर कोई गुड्स ले जाने हैं तो वो भी चले जाए एंड मुंबई से
अगर फॉर एग्जाम्पल बीच में दैट इज सूरत और मुंबई के बीच में कोई लोकेशन है, वहां हमें कोई गुड्स पहुंचाने हैं मुंबई से, तो वो रिटर्न ट्रिप में हम उसे हमारी ट्रक में लोड करके ला सके। इस हिसाब से पूरा हमें ये शेड्यूलिंग करके देता है कि हमारी रिटर्न ट्रिप भी खाली ना रहे, वहां पे भी हमें लोड मिले। So the objective of this routing and scheduling system is कि उन्हें रिटर्न ट्रिप में भी हमें प्रॉफिटेबल लोड हमें वो प्लान करके देते हैं, एंड अलोंग विद दैट मिनिमम डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रूट, नो, मिनिमम डिस्टेंस वो कौन सा होगा वो भी हमें तय करके वो देता है। एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ ड्राइवर की कॉस्ट, ट्रक की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट, वो भी हमें कम से कम लगे, उस हिसाब से हमें ये पूरा प्लानिंग करके देता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ routing and scheduling system of order processing system, and this is all about order processing system कि जिसके अंदर हमने 8 सब सिस्टम्स डिस्कस किए। इन शॉर्ट, अगर हमें कोई भी ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो वहां पे हमें ये 8 सब सिस्टम्स काम लगेंगे, right? That's why this is the topic, that is 4.4.1 order processing system के जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज 4.4.3, दैट इज अकाउंटिंग सिस्टम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।